आइए देखिए हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ऑड्स इन फेवर्स एंड ऑड्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट। ये कहते किसे हैं, इसको समझिए। हमने लेट कर लिया एस हमारा एक सैंपल स्पेस है और ई एक इवेंट है उस सैंपल स्पेस की, ये इवेंट है। अब यहां पर ये लेट कर ले रहे हैं कि जो हमारी ई इवेंट है उसकी जो फेवरेबल आउटकम्स है, यानी मीन्स क्या कि ई जो इवेंट हमारी है वो कितने मेथड से अकरेंस, उसका अकुरेंस हो रहा है, कितने मेथड से वो अकर हो रही है। यानी हम ये लेट कर ले रहे हैं नंबर ऑफ अकुरेंस नंबर ऑफ मेथड ऑफ अकुरेंस कर दे रहे हैं, नंबर ऑफ मेथड ऑफ occurrence of event E is A। ये हमने लेट कर लिया। A जो है कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ मेथड है किसका, अकुरेंस किसका, E का। जैसे हम एक डाई को थ्रो करें तो 3 आने का नंबर ऑफ मेथड कितना हुआ, 4 5 6, ये कितने मेथड हो गए, 3। वही बात हो रही है। इन नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इसके किसी भी इवेंट्स के, उसको हमने क्या लेट कर लिया, ए। यानी ए फॉर ए, ये एक नंबर है, एक काउंटिंग है, ये लेट कर लिया। इसको लिख दिया इज इक्वल टू ए कर दे रहे हैं, ऑफ इवेंट इज इक्वल टू ए कर दिया। अब यहां पे लेट कर लिया नंबर ऑफ नॉन अकुरेंस, नंबर ऑफ मेथड ऑफ नॉन अकुरेंस, number of method of non occurrence of E, that is number of method of E dash is equal to, हमने B लेट कर दिया। क्या लेट कर लिया, बी। तो नॉन अकुरेंस बोले ई का, चाहे फिर बोल दे क्या, जो ई में नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, ई डैश। तो उस केस में इस ए बी को हम उस इवेंट का बोलते हैं ऑड इन फेवर्स। इसको हम बोलते हैं क्या, ए रेशियो क्या बोलेंगे, बी। जो रेशियो किससे लिया जा रहा है, अकुरेंस का, किससे, नॉन अकुरेंस से। तो हम क्या बोलेंगे, फिर से बोल दें, देखिए। तो नंबर ऑफ मेथड ऑफ नॉन अकुरेंस ऑफ ई, दैट इज नंबर ऑफ मेथड ऑफ ई डैश, इसको क्या लेट कर लिया, बी। तो उस केस में ए रेशियो बी को बोलेंगे ऑड्स इन फेवर्स ऑफ इवेंट ई, और बी रेशियो ए को हम बोलेंगे odds against of event E। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आ जाइए, अगर आप देखिए तो चूंकि रेशियो है, हम इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाह रहे हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें किस फॉर्म में दिया रहा हो, चाहे ऑड इन फेवर्स दिया हो, चाहे क्या दिया हो, ऑड एंड अगेंस्ट दिया हो। तो अगर हम इसी को ले तो अभी हमने आपको बताया है नंबर ऑफ मेथड जो ए है वो किसके लिए, ई के लिए है, जो बी है वो किसके लिए, ई डैश। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एनी बाई एनी डैश हमको दिया गया है, क्योंकि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऊपर किसका लिख रहे हैं, ई का, और नीचे किसका लिख रहे हैं, ई डैश का। तो इसका नॉन अकुरेंस हो गया ये। और क्या लिखा है बोलिए, ए बाई बी। भाई रेशियो है तो वही रेशियो में लिख लिया क्या, ए बाई बी। अगर इसको अब हम चूंकि प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड कर दें, एनएस से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा,
एनी बाई एन एस होल डिवाइडेड बाई एनी डैश बाई एन एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ई अपॉन बोलिए पी ई डैश इज इक्वल टू क्या, ए बाई बी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। अगर इसी चीज को अब हमें निकालना है, यहीं पर इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं और इसके थ्रू हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं। तो ये रेशियो मालूम है और यहाँ पर हमको ये मालूम है कि पी ई प्लस पी डैश किसके बराबर है, 1 के। इस केस के लिए, इस केस के लिए क्यों, चूंकि किसी भी इवेंट के लिए ई ए जो है नंबर ऑफ मेथड है उसका, और बी क्या है बोलिए नॉन अकोरेंस है यानी ई डैश है। तो अगर यहां से हम पी ई निकालना चाह रहे हैं तो इसको क्या लिख दें, पी ई डैश को ऊपर कर दें और पी ई को कहां लिख दें, नीचे, इज इक्वल टू क्या लिख दें बोलिए बी बाई ए। और दोनों तरफ 1 क्या करें, ऐड कर दें, क्योंकि अब हमें रेशियो मालूम है, एक वैल्यू बचाना, एक हमको निकालना है। और हमको यहाँ पर पता क्या है बोलिए, पी ई प्लस पी डैश क्या 1 के बराबर, दोनों तरफ 1 क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो जब दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं पी ई डैश प्लस पी ई अपॉन क्या, पी ई इज इक्वल टू क्या आ गया, बी बाई ए प्लस ए अपॉन क्या ए। ये आ गया और ये किसके बराबर हो गया, 1 के। तो यहां से अगर हम पी ई की वैल्यू निकालें तो पी ई की वैल्यू क्या आ गई बोलिए ए अपॉन ए प्लस बी। क्योंकि रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती इसीलिए हमने इस मेथड को अडॉप्ट किया। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो हमने रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, डायरेक्ट हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। तो अगर अब हमें ऑड इन फेवर दिया है ए रेशियो बी, तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करिए, प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की अकुरेंसी क्या हो जाएगी ए अपॉन ए प्लस बी। अगर यहीं पर इस केस को हम कंसीडर करें और दोनों तरफ 1 क्या करें, ऐड करें, तो यहां से किसकी वैल्यू निकल आएगी बताइए, पी ई डैश की, और क्या आ जाएगी बी अपॉन ए प्लस बी। तो अब ये रिजल्ट आप यहां से डायरेक्ट यूज करिएगा। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अभी हम लिखते तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन वाली बात होती, इसीलिए हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब देखिए हम इस पे ना जाएं, यहाँ पर मान लीजिए हमें इवेंट्स या अकुरेंस की प्रोबेबिलिटी पता है ना, ए अपॉन ए प्लस बी। बोलिए नॉन अकुरेंस निकालना तो 1 में से इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, तो वही आपका आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सही है, देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर हमने क्वेश्चन एक लिखा है, odds in favors of 3 horses winning in a race are 1:3:4 and 1:5 respectively. Find the probability that no horse will win the race. ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी इसको हम 12th की चीजों में यूज करेंगे, इस क्वेश्चन को नहीं, इस कॉन्सेप्ट को, नो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो यहां से आपके समझ जाएंगे और फिर वहां से बहुत आसानी होगी। अब बताइए, हम लेट कर ले रहे हैं कि E1 जो है हमारे फर्स्ट हार्स की इवेंट को शो कर रहा है, E2 जो है सेकंड हार्स को, E3 किसको, थर्ड हार्स को। और चूंकि ऑड्स इन फेवर्स दिया है तो जाहिर हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी, विनिंग की, तीनों हार्सेस के क्या 1/3 1/4, और नॉन विनिंग की क्या हो जाएगी, नॉट विन करने क्या हो जाएगी 3/4। तो हमें चूंकि विन करना है इसलिए वही निकालना है, वो मत निकालिएगा नॉट विनिंग, ध्यान रखिएगा। क्यों, यही यहाँ पे हमको समझाना है, इसको लेने की वजह क्यों। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, ये बोलिए जल्दी से 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो जाएगा 1/6। अब देखिए चूंकि किसी उसमें ये तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब इनके विन करना कौन सी इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या होगा, विन करना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इनमें से विन कौन करेगा, कोई एक। तो क्या हुआ, इनके विन होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फिर इसको 1 से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो ये ना विन होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि ना विन होने की पहले निकालेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये नहीं होता है। तो वहां पर पहले अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन अभी लिख दें हम कि किसी एक पोस्ट के लिए 3 पर्सन ABC इंटरव्यू देने आते हैं और उनकी विन करने की प्रोबेबिलिटी ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल विन।
तो एक पोस्ट के लिए आ रहे हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ ना, और तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, उनके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसके बाद उसको 1 में से क्या करेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि वहां पे सिलेक्शन होना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्योंकि अभी आगे हम 12th में पढ़ाने जा रहे हैं क्या कि इंडिपेंडेंट इवेंट, तो दोनों में डिफरेंस यहां से पहचान की जाइएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी वजह से इसको ले रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा और क्या नॉन अक्यूरेंस निकालना है, नॉट विनिंग निकालना है, तो उस केस में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में पहले अक्यूरेंस को निकाल करके तब नॉन अक्यूरेंस पे जाएंगे, चाहे जो केस हो। लेकिन अभी वही इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे तो चीज हमारी बदल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग probability of winning of any one horse is equal to क्या, डायरेक्ट कर दे रहे भाई, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आ गया, जल्दी बोलिए। हाँ, तो अब लिख लीजिए ऊपर, कितना हो गया, 15 प्लस 12 और प्लस, जल्दी बोलिए, 10, तो ये कितना हो गया, 30/60। ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हॉर्स विल विन, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 37/60। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें तीनों नहीं विन करेंगे, विन कौन करेगा, कोई एक। तो जब भी पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ गया, 323/60। ये जरूर ध्यान रखिएगा इस केस को। और अभी यही क्वेश्चन हम बोल दें कि किसी एक पोस्ट के लिए 3 पर्सन्स ABC इंटरव्यू देने आ रहे हैं और उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये दी है, पोस्ट एक है, कितने लोग आ रहे हैं, तो और कह दें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम विल बी सेलेक्ट, तो क्या करेंगे, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पहले क्या करेंगे, उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उसको 1 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जरूर ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन से हमने आपको समझा दिया, और वो भी ऑड इन फेवर से समझाया, जिससे चीजें हमारी सब आ गई इसमें। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। सही है। अब आइए देखिए, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 12th की प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। अब ये हमारी 12th की शुरुआत हो गई, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 12th की शुरुआत तो हमने कर दी है, लेकिन इसमें जरूर दिमाग में रखिएगा कि इसमें 11th का भी यूज है, ऐसा नहीं है कि इसमें 11th का यूज नहीं होगा। और पीछे हमने आपको एनसीईआरटी में 12th में, एनसीईआरटी के 12th में दिखाया भी क्वेश्चन 11th के हैं, तो ऐसा नहीं है कि 11th में आएगा, 12th में आएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने 11th और 12th की। आइए देखिए, 11th के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गई, लेकिन ये नहीं कि अब आपकी 12th में नहीं आएगी। ये हम आपको पीछे बता ही चुके हैं, 12th के एनसीईआरटी में दिया भी है, मिसलेनियस वगैरह में, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ आएगा। आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं 12th के हिसाब से, जो पहली टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कहते किसे, पहले इसको समझिए, है बहुत आसान, जो आपने 11th में पढ़ा उसी का यहाँ पर यूज करना है। आइए देखिए, हम ये लेट कर ले रहे हैं कि E1 और E2 किसी सैंपल स्पेस की कोई दो इवेंट्स हैं, ये 2 इवेंट्स, किसकी, सैंपल स्पेस S की, ये सैंपल स्पेस है, इसी की ये 2 इवेंट्स हैं। ये चीज हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा, अभी उसमें भी पढ़ा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में एडिशन थ्योरम में पढ़ा।
लेकिन अब इसमें क्या डिफरेंस आने जा रहा है इसको पहचानिए। अब इसमें क्या है कि दो इवेंट तो हमने सैंपल स्पेसेस की ले ली, अब इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है कि कंडीशनल के हिसाब से हमको एक कंडीशन दी जा रही है, और कंडीशन क्या किस बात की दी जा रही है, इन दोनों में से किसी एक इवेंट्स का अकुरेंस हो चुका है, इनमें से किसी एक का अकुरेंस हो चुका है। हमने लेट कर लिया कि ये जो हमारी E1 इवेंट है इसका अकुरेंस हो चुका है, हैज अकर्ड। ये E1 का अकुरेंस हो चुका है अकर्ड, यानी मींस इसका अकुरेंस हो चुका है। अभी तक ऐसी चीजें आपके सामने नहीं आई। अब हमें जो इवेंट E2 है इसके अकुरेंस की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अब ये समझ लीजिएगा कि अब इस E2 का जो अकुरेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, E1, और मींस E2 का अकुरेंस होना E1 पे डिपेंड करेगा, E1 की कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अभी तक जो भी इवेंट का अकुरेंस होता था वो किस पे डिपेंड करती थी, सैंपल स्पेस, यानी उसी से आप वो देखते थे। लेकिन यहां पर ये नहीं, यहां पर ये E1 जो है इस E2 के लिए सैंपल स्पेस का काम करेगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। और जबकि E1 और E2 दोनों सैंपल स्पेसेस की इवेंट है, यानी इस केस में अगर प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो उसका सिंबल क्या होगा, क्योंकि अब हम किसको निकालने जा रहे हैं, E2 को, तो इसका जो सिंबल हो जाएगा वो E2 बाई E1, मींस क्या कि इस E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके रेस्पेक्ट में, मींस ये E1 इस E2 के लिए किसका काम करेगा, सैंपल स्पेस का। यही ध्यान रखना है, जिसका अकुरेंस हो चुका है, किसका हो चुका है, E1 का, तो अब E2 की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसके लिए E1 किसका काम करेगा, सैंपल स्पेस का, और जो इसकी जो फेवरेबल इवेंट होगी वो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, कोई और नहीं। जाहिर है अब यहां पे इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब ये होता था कि जो आपकी ये इवेंट E1 E2 है, आप इससे आप वो देखते थे, क्या देखते थे बोलिए, फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स देखते थे, नहीं देखते थे। अब जब ये E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी विद रिस्पेक्ट टू E1, मींस क्या, E1 इसके लिए किसका काम कर रहा है, सैंपल स्पेस का, तो अब जो है आपकी जो फेवरेबल इवेंट है वो कहां से ली जाएगी, E1 से तो ली जाएगी, दोनों इक्वल तो है नहीं, बोलिए दोनों इक्वल तो है नहीं, तो जाहिर है जो इसका फेवरेबल इवेंट होगा वो क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन ही तो होगा, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कोई और नहीं होगी, एनी बाई एनएस, रिजल्ट वही लिखने जा रहे हैं, एनी बाई एनएस। तो एनी मींस दोनों का क्या, बोलो इंटरसेक्शन अपॉन, बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, और E1 इसके लिए किसका काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन, बोलिए एन E1, ये यही हमारा रिजल्ट हो गया। कोई डाउट हो बताइए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब आ जाइए, चूंकि अब E1 E2 की बात करें, E1 इंटरसेक्शन E2 की बात करें, तो जाहिर है सब किसके सबसेट है, S के ही है। तो अगर हम इसको NS से डिवाइड कर दें दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो हम यही इसी फॉर्म में रिजल्ट को यूज करेंगे, इसके फॉर्म में नहीं। लेकिन ये भी रिजल्ट ध्यान रखिएगा, किससे डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा, बोलिए एन E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन क्या, NS, और होल डिवाइडेड बाई क्या, एन E1 अपॉन क्या, NS, और ये किसके बराबर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ये रिजल्ट याद रखिएगा, यहां पर आपको यही रिजल्ट याद रखना है। अगर इसी तरीके से हमको E2 गिवन है और E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बताइए क्या हो जाएगा, P E1 बाई E2। तो अब बताइए E2 किसका काम कर रहा है, तो अब आप रिजल्ट डायरेक्ट ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो जो भी निकालना होगा आप ये ध्यान रखिएगा। अब किसको गिवन है किसको नहीं, तो हमने क्या किया, अल्फाबेट ऑर्डर में पहले वाले को लेट कर लिया, गिवन है, यानी मींस इसको हम गिवन भी बोल सकते हैं, ये गिवन है, और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये दोनों रिजल्ट दिमाग में रखिएगा, जो भी कहा जाए उस हिसाब से क्वेश्चन करिएगा। और ये देखिए कैसे ये 11 से रिलेट कर रहा है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें जो कुछ भी लिखा है
सारी चीजें आपकी 11th पर डिपेंड कर रही है, कितना अच्छा आपको सैंपल स्पेस आता है। तो पहले 2 क्वेश्चन हमने सैंपल स्पेस पे लिखा है डायरेक्ट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे जहाँ पे काउंटिंग लिखी जाएगी, आप वहां पर सैंपल स्पेस आपको बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन यूज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में करना है। तो 2 टाइप क्वेश्चन लेकर के तो हम दिखा दे रहे हैं आपको, और फिर आप क्वेश्चन लगाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। आइए देखिए, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो अब यहाँ पर हम इसको ये 1 बोल दे रहे हैं, 2 बोल दे रहे हैं। ये पहले का सोल्यूशन हम लिखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। और ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो पहले इसको हम करा के ही आए हैं, इसमें कोई मसला ही नहीं है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 8। और उसके बाद देख लीजिए, हेड ऑन थर्ड टॉस, ये आपको और निकालना क्या है, E1 by E2, मतलब E2 गिवन है। ये कहा नहीं गया, इसके हिसाब से पता चल गया। और यहां पर जो है आपको एक गिवन है और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बता दिया गया है। तो 2 टाइप क्वेश्चन हमने ले लिया। अब आइए जरा देखिए, S पहले बना लीजिए, 8 एलिमेंट्स होंगे। क्या करिए, तीनों पर क्या करिए, हेड ले लीजिए। उसके बाद 1 पर हेड लीजिए और बाकी 2 पर क्या लीजिए, टेल लीजिए। और किस तरह से करिए कि हम बता ही चुके हैं पीछे, फिर ये पहले पे लीजिए, फिर दूसरे पे लीजिए, और फिर क्या करिए, तीसरे पे ले लीजिए, ये और आगे लिख दे रहे हैं। फिर क्या करिए, 1 पे टेल ले लीजिए, फिर बाकी 2 पर क्या कर लीजिए, हेड ले लीजिए। तो पहले पे टेल ले लिया, ये हम आपको पीछे करा के भी आए हैं, लेकिन हम करा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हेड और टेल पे ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है, तो आपको जरूरी ये चीज बनाना, सबको नंबर ऑफ एलिमेंट से काम नहीं चलेगा। क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड, और ये आपका हो गया हेड हेड और क्या, टेल, और फिर बचा क्या, तीनों पर टेल गिन डालिए। नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी होगी, 8 होगी। अब आइए, P(E1 by E2), E2 हमको गिवन है और E1 निकालना है। क्वेश्चन के हिसाब से E2 गिवन है, E1 निकालना है। अब आइए, E1 क्या है, तो E1 निकाल लीजिए। यहाँ पर ये पहला पार्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पर ये E1 क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो E1 निकाल लीजिए, हेड ऑन थर्ड टॉस। खाली थर्ड को देखिए तो क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड, और थर्ड वाले को ले लीजिए, थर्ड ये TTH है ना भाई। ये और ध्यान रखिएगा, जो आप ये सैंपल स्पेस ले रहे हैं, ये फर्स्ट पोजीशन को शो कर रहा है, फर्स्ट टॉस को, फिर सेकेंड को, फिर थर्ड को, ये ध्यान रखिएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, THH, और थर्ड कहां पर है, HTH, ये हो गया, ये E1 हो गया। अब बताइए E2 क्या है, उसको भी लिख डालिए, कंडीशन लिखिए, E2 सच दैट हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो आइए इसको भी लिख दिए, फर्स्ट 2 टॉसेस। तो यही से लीजिएगा क्या, ये H हो गया, ये फर्स्ट 2 टॉस पर, और कहाँ है फर्स्ट 2, ये है H ये हो गया, ठीक। अब आ जाइए, पहला पार करने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, E1 by E2, पहले रिजल्ट लिख लीजिएगा हमेशा। क्या लिखें बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये लिखिए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 यहाँ पे निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अब निकाल लीजिए, ये। तो दोनों का इंटरसेक्शन डायरेक्ट ले लीजिए, और देखिए यहाँ पर ये कॉमन है और ये कॉमन नहीं है। देखिए ये वाला कॉमन नहीं, समझ में आई नहीं है। तो बताइए कितना हो गया, कॉमन कितना एलिमेंट हुआ, 1 हुआ। तो 1 बाई क्या, सैंपल स्पेस तो यही है ना, इसी के तो सब सबसेट हैं। तो क्या हो जाएगा, बाई 8। सिर्फ कंडीशन लगाई गई, बाकी सबसेट सब उसी के होंगे। अब बताइए और क्या, PE2 भी यहाँ पे निकाल लीजिए। PE2 में कितने हैं जो आपको गिवन है, ये कितने हैं देखिए, P2 में कितने हैं, 2। तो ये क्या हो गया बोलिए, 2/8। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लिख दीजिए, तो क्या आ गया, ऊपर कितना आ गया, 1/8 होल डिवाइडेड बाई कितना, 2/8 इज इक्वल टू क्या, 1/2। समझ में आया कि नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख दें 1/2, लेकिन हम चूंकि इसी रिजल्ट को यूज करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप करना चाहें तो सीधा ये लिख दीजिए, इसमें एलिमेंट कॉमन कितना आ गया, 1 आ गया, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट E2 में कितना है, 2, तो 1/2 हो गया आंसर। पहला वाला रिजल्ट जो हमने इस पे कन्वर्ट किया था, तो आप, लेकिन हम इसी से जाएंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब आइए सेकंड पार्ट को देख लीजिए। सेकंड क्या है, E1 एट लीस्ट 2 हेड्स, तो इसको कर लेंगे, थर्ड वाला कर दें, एट मोस्ट का कर लेंगे इसको। देखिए E1 हम कर दे रहे हैं, E1 क्या है बोलिए,
हम थर्ड कर दे रहे हैं, अभी सेकंड कर लीजिए घर पे आप, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बाकी सब करके आए, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोलिए, इवन एट मोस्ट टू टेल्स, एट मोस्ट टू टेल्स यानी टू टेल्स से शुरू करेंगे, फिर वन टेल्स पर आएंगे, फिर कहाँ आएंगे, जीरो पे आएंगे। तो आइए एट मोस्ट टू टेल्स आ जाइए, एट मोस्ट टू टेल्स, ये इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, एच टी टी, ये टी एच टी, फिर क्या टी टी एच, ये तो दो को ले लिया। अब उसके बाद क्या है, इसको भी लीजिए, एट मोस्ट टू में क्या लीजिए बोलिए, टी एच एच, फिर क्या लीजिए, एच टी एच, फिर बोलिए एच एच टी, कंप्लीट हो गया, बोलिए। हाँ, यानी एट मोस्ट टू कहा है ना, तो उसकी काउंटिंग कहां तक जाएंगे, जीरो, अगर उसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो अब ये जहां पर तीनों हेड है वहां पर टेल कितना है, जीरो, तो इसको लेंगे, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको हमने लिया है क्या, एच एच एच, ये हो गया। आइए E2 क्या बोल रहा है, E2 जो लेने जा रहे हैं वो क्या है, E2 है एटलीस्ट वन टेल, तो एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या, एक टेल या दो या तीनों, तो एटलीस्ट वन टेल। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि चलिए लिख दे रहे हैं, टी एच एच, ये दिखाइएगा, जरूर ध्यान रखिएगा, फिर एच टी एच, फिर एच एच टी, फिर क्या, एटलीस्ट वन टेल पे एक आ गया, अब दो पे आइए, दो पे इसको लिख लीजिए क्या, एच टी टी, फिर बोलिए टी एच टी, फिर क्या करें, टी टी एच। अब क्या ले लें, तीनों टी ले लीजिए, ये आ गया, तो एट मोस्ट की मीनिंग पे भी हमने ले लिया, ये हो गया। अब दोनों का क्या लें, इंटरसेक्शन, है ना भाई, क्योंकि अब इसको निकालना है तो यहां पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो पहले रिजल्ट लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, E2, ये वैल्यू लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2, और वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपको सब दिखाई पड़ रहा है। अब इंटरसेक्शन ले लीजिए, इसमें इंटरसेक्शन में क्या है कि कितना कौन कॉमन है कौन नहीं है, देख लीजिए, इसमें क्या था, पहले E1 देख लीजिए क्या था, उसके साथ एट मोस्ट टू टेल्स, तो यहाँ पर एटलीस्ट है, तो टू वाले तो वही है कॉमन, है ना भाई, और कौन है, एक वाला भी कॉमन है, और क्या कॉमन नहीं है, बोलिए, इसमें यहाँ पर क्या है, ये कॉमन नहीं है और बाकी ये नहीं कॉमन है, तो अब यहाँ से दोनों में कॉमन में कितना आ गया, देखिए ये आपका ये और ये तीन 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 छह हो गया कॉमन है, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, ये देखिए वन, ये हो गया, और ये टू वाला हो गया, ये कॉमन नहीं दोनों, तो कितने कॉमन हो गए, 6। तो यहां पर क्या 6 बाई, बोलिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8, जो रिजल्ट प्रूफ कराया था, बाई 8, वही एन से डिवाइड कर दे रहे हैं, अपॉन, आप निकाल के लिखिएगा, डायरेक्ट ना करिए, जल्दी बोलिए, E2 में कितना है 7, है ना भाई, 7 बाई 8 क्या आ गया बताइए, 6 बाई 7, समझ में आया कि नहीं आया, आप चाहे डायरेक्ट कॉमन मिल गया वो भी पता चल गया, उसमें एलिमेंट 6 बाई 7 ले दीजिए, लेकिन हम इसी से जाएंगे, फिर हम आपसे ये कह रहे हैं, बात समझ में आ गई, जल्दी नोट कर लीजिए फिर आगे चलें। देखिए सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, assume that each born child is equally likely be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the probability that both are girls? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, both are girls, given that, यहां पर given लिखा गया है, the youngest is a girl, at least one is a girl. अब देखिए यहां पर हम ऑर्डर्ड पेयर ही बनाएंगे, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये नहीं हुआ कि जो है हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया है, ऐसा नहीं है, सिर्फ उसको इसलिए बनाएंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में यहां पर कि ये पता चले कौन यंगेस्ट है और कौन है, देखिए यंगेस्ट पे डिस्कस कर रहा ना, जो पहले बॉर्न करेगा वो क्या होगा,
ओल्ड होगा, जो बाद में बॉर्न होगा वो क्या होगा, यंगेस्ट होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अब यहां पर आप देखिए, हम सैंपल स्पेस बनाने जा रहे हैं इसका, ये S इज इक्वल टू, पहले बॉयज को हम क्या कर रहे हैं, यंगेस्ट को जो है स्मॉल b से और उसको इसको ओल्ड को हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल B से, और यंगेस्ट को किससे कर रहे हैं, स्मॉल b से। उसी तरीके से कैपिटल G से किसको, ओल्ड को, और स्मॉल g को किससे, यंगेस्ट से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये यंगेस्ट के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, ओल्ड के लिए हो गया, ये भी किसके लिए हो गया, ओल्ड के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, यंगेस्ट के लिए हो गया। वही अब इनका वो बनाने जा रहे हैं, और चूंकि बॉयज और गर्ल्स का ही बनाना है, तो अब देखिए बनाइए सैंपल स्पेस क्या बनाने जा रहे हैं कि बोलिए दोनों क्या हो, बॉयज हो, दोनों क्या हो, बॉयज हो। अब क्या हो, दोनों गर्ल्स हो। तो अब यहां पर क्या हुआ, हमने आपसे क्या बताया, हमने आपको बताया कि ओल्ड को किससे लिखा है, बोलिए कैपिटल बी से। तो कैपिटल बी को क्या लिख दे रहे हैं, बोलिए पहले लिख दे रहे हैं, और ये इसको बाद में लिख दिया। तो यहां पर अब ये नहीं, इसको इंटरचेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए हो क्या रहा है कि अगर दोनों बॉयज हैं, बॉर्न होने वाले दोनों बॉयज हैं, तो क्या हुआ, दोनों बॉयज लिख दिया, पहले कैपिटल भी लिखा, फिर बाद में क्या लिखा, स्मॉल भी। तो जो स्मॉल वाला है वो यंगेस्ट हो गया, और कैपिटल वाला क्या हो गया, ओल्ड हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आइए फिर क्या कर रहे हैं, B1 B2 इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं। अब बताइए यहां पर क्या लिख दे रहे हैं, बोलिए दोनों गर्ल्स लिख दे रहे हैं। तो अब क्या, G और G लिख दिया, और पहला जो कैपिटल लिखा है वो क्या हो गई ओल्ड हो गई, और ये दूसरी वाली क्या हो गई, यंगेस्ट हो गई। अब आइए, ये तो दोनों बॉयज दोनों गर्ल्स की कंडीशन हो गई। अब क्या कंडीशन राइज हो रही है कि एक बॉयज हो एक गर्ल्स हो। तो अगर एक बॉयज हो एक गर्ल्स हो, तो जो मान लीजिए हम पहले बॉयज को ही ले रहे हैं, तो जो पहले बॉयज होगा वो क्या होगा, ओल्ड होगा। तो क्या लिखे, जल्दी बोलिए, कैपिटल बी, फिर क्या लिखें, स्मॉल। की बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर क्या करें, एक बॉयज एक गर्ल्स हो गया। अब क्या है कि पहले बॉयज लिया, फिर बाद में गर्ल्स लिया। अब क्या हो सकता है, पहले गर्ल्स और पहले गर्ल्स फिर ये बॉयज ले लिया। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, देखिए 2 चिल्ड्रन सही है, उसकी पॉसिबिलिटीज हमने ले दी है, ये सैंपल स्पेस बना दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए भाई, बात समझ में आई कि नहीं है? फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, उस 2 चिल्ड्रन की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को लिख दिया। तो ये 2 चिल्ड्रन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं ना? तो B1 B2 G1 G2 मत करिएगा, नहीं वहां बड़ा कंफ्यूजन होगा। बात समझ में आई नहीं है? आप कैपिटल में करिए, कैपिटल फॉर ओल्ड दे दीजिएगा। तो यहां पर हमने लिख दिया कैपिटल फॉर ओल्ड दोनों के लिए है, और स्मॉल लेटर फॉर यंगेस्ट दोनों के लिए। अब आइए पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहला पार्ट क्या गिवन है, निकालना क्या है, बोथ आर गर्ल्स। तो बोथ आर गर्ल्स यहां पर है, ये निकालना है। तो गिवन क्या है, तो बताइए, जो गिवन है द यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो लेट यहां पे लिख लीजिए, लेट जो गिवन है उसको पहले लिख दे रहे हैं, लेट E1 इज गिवन, पहले पार्ट के लिए, पहले पार्ट के लिए। तो E1 लिख दिया, क्या लिख डालिए, बोलिए द यंगेस्ट इज अ गर्ल, जहां यंगेस्ट हो वहां ले लीजिए, बाद वाली को लेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये हो गया E1 इज इक्वल टू क्या, बोलिए G और क्या B, इसमें कोई डाउट हो बताइए। और निकालना क्या है, बोथ आर गर्ल्स, ये E2 निकालना है, बोथ आर गर्ल्स, ये E2 लेट कर लिया, बोथ आर गर्ल्स। E1 को लिख दीजिए गिवन, तो गिवन में कंडीशन आ ही गई, E1 को हमने हर जगह गिवन कर दिया। समझ में बात आई नहीं? अब बताइए क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई E1। जो हम निकालेंगे E1 को गिवन लेट करेंगे अगर कुछ नहीं कहा है, और E2 को निकालना रहेगा, ठीक है ना? तो अब बताइए किसके बराबर हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन
E2 अपॉन, जल्दी बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब इसकी वैल्यू आप फटाक से निकालिए, दोनों में कॉमन कितना है, ये बोथ आर गर्ल्स, तो इसको पहले लिख दीजिए E2 इज इक्वल टू, ये बोथ आर गर्ल्स इसमें से ले लीजिए, कहाँ है, यही तो है, इसके अलावा कोई और तो है नहीं, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। तो अब ये बताइए यहां पे कॉमन कितना हुआ दोनों में, यही एक एलिमेंट, और ये 1 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस कितना 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल के लिख दी, डिवाइडेड बाय, फिर बोलिए PE1 कितना 2/4, तो कितना आ गया 1/2। कोई डाउट इसमें? अब आ जाइए सेकेंड पार्ट के लिए, E1 गिवन लेट कर लिया, इसमें भी E1 लेट कर लिए क्या है, गिवन है, और E2 क्या लेट कर लें, बोथ आर गर्ल्स, जो निकालना है, तो ये E2 आप ऊपर निकाल के यहाँ वही कंडीशन के हिसाब से। E1 क्या है यहां पर, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, देखिए E1 क्या है, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, तो एटलीस्ट 1 गर्ल कहां पर है भाई, ये है, BG है, और क्या है बोलिए, GB है, और क्या है, G है, ये हो गया, इसमें कोई डाउट। और E2 आपको निकालना ही है, बोथ आर गर्ल्स, E2 यहां पे लिख दे रहे हैं इस पार्ट के हिसाब से, E2 क्या है, बोथ आर गर्ल्स, तो E2 की वैल्यू भी लिख दे रहे हैं हम यहां पर, तो E2 किसके बराबर आ गया, हर पार्ट के हिसाब से लिखिएगा क्या, G। अब ये हो गया, अब प्रोबेबिलिटी आप क्या निकालना है, E2/E1, तो यहां पे कर दे रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E1 इज इक्वल टू, इस पार्ट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये लिख दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये E2 बोथ आर गर्ल्स, ये लिख ही दिया है ये, और ये E1 है, तो बताइए कॉमन कितना आ रहा दोनों में, वही 1 बाई क्या, टोटल नंबर ऑफ 4। अब बताइए E1 में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 बाई क्या 4, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/3। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया? तो इसमें क्यों हमने कैपिटल वो लिया, स्मॉल, बात समझ में आ गई क्या, कि इसके लेने के वजह से फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और चूंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है, अब यहाँ पे सैंपल स्पेस आपको बनाना आना चाहिए, यानी क्या, अ फैमिली है 2 चिल्ड्रन, तो 2 का बना लिया आपने, तो यहां पर जो ऑर्डर पेयर है वो फैमिली के चिल्ड्रन ही हैं, कुछ और नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट से नहीं लिया है। कोई डाउट इसमें, जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए अब यहां पर क्वेश्चन को पहचानिए, अभी हमने आपको दिखाया कि सैंपल स्पेस बनता हुआ नजर आता, वहां से आपने आसानी से कॉमन ले लिया कंडीशनल पर, और देखिए कंडीशनल पहले पहचानिए है कि नहीं। एन इंस्ट्रक्टर हैज क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, यानी 2 टाइप क्वेश्चन है, एक ट्रू फॉल्स है, एक इजी है, डिफिकल्ट है, दूसरा एमसीक्यू है। ये देखिए 500 इजी एमसीक्यू है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 400 एमसीक्यू। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल एन इजी क्वेश्चन। तो इजी 2 जगहों पर है, इजी कहां पर है, 2 जगहों पर है। गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये गिवन है कि ये मल्टीपल है, तो जो गिवन है इसको हम क्या लेट कर ले रहे हैं, E1 लेट, E1 ये आपका गिवन है, और हमको E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड आउट करनी, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी E2 की। तो E2 जो फाइंड आउट करनी है तो क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल एन इजी क्वेश्चन। ये तो अब यहां पर सैंपल स्पेस तो बनाएंगे नहीं सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इसका भी लिखिए, उसके बाद दोनों का क्या देखेंगे कॉमन। तो पहले रिजल्ट लिख लीजिए, हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E1, उसका लिख लीजिए, क्या आ रहा है उसमें बोलिए, इसका रिजल्ट पहले लिखिएगा, उसके बाद जो चीजें हैं वो कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब आप देख डालिए, जो गिवन है उसको देख डालिए, तो पहले नंबर ऑफ E1 लिख डालिए, नंबर ऑफ E1 गिवन है, और क्या गिवन है, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
कितने हैं बोलिए, एक ये 500 है, एक ये 400, तो कितना हो गया 900, तो ये आपका हो गया 900। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब आइए ये भी निकाल लीजिए, NS आपका कितना हो गया, सबको टोटल कर डालिए, कहाँ है ये आपका कितना हो गया 500 इधर हो गया ट्रू फॉल्स है, और 900 इधर होगा, कितना हो गया बोलिए 13, तो 13 बोल रही है 1400। ये बात समझ में आ गई? अब आइए ये आ गया E1 इंटरसेक्शन E2 निकाल लीजिए, और E1 इंटरसेक्शन E2 का नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लीजिए। E1 आपके हिसाब से है जो गिवन है, वो गिवन है मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस अब यहां पे देखिए तभी कॉमन ले पाएंगे, कितना है 900 जो आपने N1 लिखा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और उसके बाद क्या है E2 क्या है जो आपको प्रोबेबिलिटी निकाली है, वो क्या है इजी क्वेश्चन। तो अब बताइए E2 आपकी क्या है इजी। तो अब आइए इजी आपके पास कितने हैं, ये देख लिए 500 इधर है और 300 इधर है, और ये आपका किसके साथ है टोटल एडिशन E1 के साथ है। दोनों में कॉमन कौन हो रहा है इस इजी में, यही 500 ही तो हो रहा है। तो ये पहचानिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये किसके बराबर हो गया 500। कोई डाउट हो बताइए? फिर से सुन लीजिए, आपको निकालना क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2। अब E1 गिवन है, उसको हमने आप पूरी लैंग्वेज लिखिएगा, E2 जो निकालना है पूरी लिखिएगा, क्वेश्चन में लिखा है इसलिए हमने नहीं लिखा। अब यहां पर E1 क्या है जो गिवन है, ये गिवन दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो कुल मल्टीपल कितने हैं 900, वो हमने लिख दिया। और उसके बाद E2 आपका क्या है, और फिर तभी तो हम इंटरसेक्शन लेंगे। बोलिए E1 आपको पता चल गया मल्टीपल है 900, और चूंकि इनका इंटरसेक्शन लेना है E1 के साथ में, तो E1 वही है जो आपका गिवन है, और E2 क्या है जो प्रोबेबिलिटी निकालनी वो क्या है, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। इजी, तो अब बताइए इजी कहाँ कहाँ है, इजी इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो यहाँ इजी कितना है 300 है, यहाँ इजी कितना है 500, कितना हो गया 800। हमें काउंटिंग से नहीं मतलब है, हमें इंटरसेक्शन से मतलब है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही तो काउंट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना काउंट हो रहा है इसके साथ में, इसके साथ में, इस 900 के साथ में, इस 900 के साथ में, और इसके साथ में कॉमन कौन है, देखिए कहां पर दो उंगली सेम हो रही है 500 पर, तो वही लिख दिया। अब भी नहीं समझ आया, रिजल्ट लिख दीजिए। आयुषी कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या तुमको? तो क्या हो गया, वैल्यू लिखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई E1, ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 निकाल लीजिए, और E1 इंटरसेक्शन E2 कितना बोलो 500 डिवाइडेड बाय कितना बोलो 1400। ये तो टर्म हमेशा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने डिवीजन में लिया, तो कोई मतलब नहीं है। E1 कहां लिखा आपने 900 अपॉन क्या बोलो 1400, तो ये 1400 को कैंसिल कर दीजिएगा, बाद में 2 0 कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया 5/9। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन हमने वो लिया है, जब आपको कॉमन लेना होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही तो कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि रिजल्ट हमारा वहीं पर है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस तो बन नहीं रहा है, बोलिए भाई हम नंबर ऑफ एलिमेंट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो 2 चीजों में आप कॉमन देखिएगा, एक क्या सैंपल स्पेस बना करके वहां कॉमन लेना इजी है, दिखाई पड़ रहा है, यहां पर कॉमन लेना भी इजी है, क्वेश्चन में खुद ही लिखा गया इजी। समझ बात आई कि नहीं आई? नोट कर लीजिए इसको।